अगर आपको लगता है कि आपके काफ्स के जेनेटिक्स बहुत ख़राब हैं या आप काफ्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ की एनाटॉमी की, एक्टिव इनसफिशिएंसी की, कि कैसे एक्टिव इनसफिशिएंसी आपके काफ्स के ग्रोथ को पूरी तरीके से खराब कर रही है। और साथ ही साथ हम काफ्स की डिफरेंट एक्सरसाइज को बायोमैकेनिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं ताकि हम अपने काफ्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज चूज कर सकें। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितने सेट्स और कितनी बार काफ्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ ऑप्टिमली हो पाए। जो भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो मैं अपने मन से या सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात नहीं करने वाला हूं। ये पूरी वीडियो साइंस बेस्ड होने वाली है और इसका बहुत मेजर बेसिस बायोमैकेनिक्स के ऊपर होने वाला है और आपको एक्सप्लेनेशन से भी ये सेम चीज समझ आ जाएगी। एंड आई प्रॉमिस कि ये काफ्स के ऊपर पूरे इंटरनेट पे सबसे एक्सटेंसिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काफ्स की एनाटॉमी की एंड उसके बाद हम रीजंस के ऊपर बात करेंगे कि क्यों आपका काफ ग्रो नहीं हो रहा है। अब मैं काफ की एनाटॉमी बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूं विदाउट गोइंग इनटू डीप टेक्निकलिटीज, ताकि हर किसी को काफ की एनाटॉमी समझ आ जाए। अब काफ के मेजरली दो मसल होते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। इसमें से जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होता है वो आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों को ही क्रॉस करता है, बट जो सोलियस मसल होता है वो सिर्फ आपके एंकल जॉइंट को क्रॉस करता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चीज के बेसिस पर हम एक्सरसाइज सिलेक्ट करने वाले हैं और कॉमन मिस्टेक्स को भी पॉइंट आउट करने वाले हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपका गैस्ट्रोक्नीमियस नी और एंकल दोनों को क्रॉस करता है और सोलियस सिर्फ एंकल जॉइंट को क्रॉस करता है। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं एक्टिव इनसफिशिएंसी की। ये एक्टिव इनसफिशिएंसी होती क्या है और क्यों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आपको काफ या कोई भी मसल ग्रो करना है। नाउ बिफोर नोइंग व्हाट इज एक्टिव इनसफिशिएंसी, आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, यूनी आर्टिकुलेट मसल एंड बाई आर्टिकुलेट मसल। यूनी आर्टिकुलेट मसल वो मसल होती हैं जो सिर्फ एक जॉइंट को क्रॉस करती है, जैसे सोलियस मसल जो आपके सिर्फ एंकल जॉइंट को क्रॉस करती है। एंड बाई आर्टिकुलेट मसल्स वो मसल्स होती हैं जो दो जॉइंट को क्रॉस करती हैं, जैसे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल वो आपके नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है और आपके एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करती है। अब ये जो एक्टिव इनसफिशिएंसी होती है ये यूनी आर्टिकुलेट मसल में नहीं होती है, ये सिर्फ बाई आर्टिकुलेट मसल में होती है। बट ये एक्टिव इनसफिशिएंसी है क्या, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कोई भी बाई आर्टिकुलेट मसल जो दो जॉइंट को क्रॉस करती है, अगर वो दोनों ही जॉइंट पे शॉर्टन या छोटी हो जाती है तो उस केस में उस मसल की टेंशन कैपेसिटी या फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ये मसल अपना फुल रेंज ऑफ मोशन भी परफॉर्म नहीं कर पाती है। हेंस ये मसल ढंग से ट्रेन नहीं हो पाती है और ग्रो नहीं हो पाती है। तो इसी को हम एक्टिव इनसफिशिएंसी कहते हैं, जब कोई बाई आर्टिकुलेट मसल दोनों ही जॉइंट पे छोटी हो जाती है और उसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगर आपको डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आया देन डू नॉट वरी, अब मैं आपको एक्टिव इनसफिशिएंसी दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं और उसके बाद आपको एक्टिव इनसफिशिएंसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक्टिव इनसफिशिएंसी को हम हैमस्ट्रिंग के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं और फिर हम सेम अंडरस्टैंडिंग से काफ के केस में भी समझेंगे। तो जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल होती है वो भी एक बाई आर्टिकुलेट मसल होती है जो दो जॉइंट को क्रॉस करती है, आपका हिप जॉइंट और नी जॉइंट। तो आप इसको हिप जॉइंट समझो, इसको नी जॉइंट समझो और इसको हैमस्ट्रिंग मसल समझो। अब ध्यान से देखना और सुनना, जब भी मैं अपने लेग को पीछे पुश कर देता हूं और इस पोजीशन में आ जाता हूं जिसको हम हिप एक्सटेंशन भी कहते हैं, तो यहां पर आपका हैमस्ट्रिंग मसल हिप जॉइंट पर शॉर्टन हो जाता है। और अगर मैं यहां पर अब अपना लेग भी कर्ल कर लूं तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल नी जॉइंट पे भी शॉर्टन हो जाता है। तो इस पोजीशन में आपका हैमस्ट्रिंग मसल नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों पे ही शॉर्टन हो गया है। आप यहां पर देख भी सकते हो ये कितना छोटा हो गया है यहां पर। एंड हेंस इस पोजीशन में हैमस्ट्रिंग मसल की टेंशन कैपेसिटी या फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। अब आप सेम चीज इस बैंड के थ्रू भी समझ सकते हो। इसको समझो कि हैमस्ट्रिंग का हिप जॉइंट वाला पॉइंट है और ये आपका नी जॉइंट वाला पॉइंट है। अगर ये हैमस्ट्रिंग मसल हिप जॉइंट पे भी छोटा हो जाता है और नी जॉइंट पे भी छोटा हो जाता है तो आप इसको देख रहे हो ये कैसा स्लैक आ गया है इसमें, ये कितना छोटा हो गया। ये एक्चुअल में ऐसे था बट ये इतना छोटा हो गया है। तो यहां पर आपका हैमस्ट्रिंग मसल बिल्कुल भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसी को हम एक्टिव इनसफिशिएंसी कहते हैं। और जैसे कि मैंने एक्टिव इनसफिशिएंसी की डेफिनेशन में ही बोला था कि यहां पर आपका मसल फुल रेंज ऑफ मोशन भी परफॉर्म नहीं कर पाता है और इसको आप देख भी सकते हो इस पोजीशन में जहां पर मैंने अपने लेग को पीछे पुश किया है और लेग कर्ल भी कर लिया है। आप देख सकते हो कि मैं इतना ही रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर पा रहा हूं। अब मैं यहां पर कितनी भी ताकत लगा लूं मैं अपने लेग को पूरी तरीके से कर्ल नहीं कर पा रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हैमस्ट्रिंग की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है
और वो इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रही है क्योंकि वो फोर्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। आप भी अभी सेम ट्राई कर सकते हो, अपने लेग्स को पीछे पुश करो और तब अपने नी को कर्ल करने की ट्राई करो। आप पूरी तरीके से कर्ल नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं यहां पर अपने लेग को आगे की तरफ ले जाऊं, जिसको हम हिप फ्लेक्शन भी कहते हैं, तो आप देख सकते हो कि मेरा हैमस्ट्रिंग मसल हिप जॉइंट के ऊपर लेंथन हो गया है। और यहां पर मैं अगर अपने लेग को कर्ल करता हूं तो मैं अपने लेग को पूरी तरीके से कर्ल कर पा रहा हूं क्योंकि यहां पर हैमस्ट्रिंग की टेंशन कैपेसिटी या फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस एग्जांपल से मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बाई आर्टिकुलेट मसल दोनों जॉइंट पे बहुत छोटी हो जाती है, बहुत शॉर्टन हो जाती है, तो उसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। आपका मसल थोड़ा लेंथन पोजीशन में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये लेंथन पोजीशन में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्शन में कम फोर्स प्रोड्यूस कर पा रही है? इस पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको मसल फिजियोलॉजी उसके लिए जाननी पड़ेगी। सो मैं फ्यूचर वीडियोस उस पे भी बनाने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक फॉर नाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई क्यों? ये लंबी चौड़ी कहानी इसलिए सुनाई मैंने क्योंकि काफ मसल में भी ये एक्टिव इनसफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। कैसे? रिमेंबर, आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल भी दो जॉइंट को क्रॉस करता है, वो भी एक बाई आर्टिकुलेट मसल होता है। तो जब भी आप सीटेड काफ रेस करते हो टू ट्रेन योर काफ्स, तो काफ रेस करते हुए आप प्लांटर फ्लेक्शन करते हो। अगर आपको पता नहीं है कि प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, तो प्लांटर फ्लेक्शन इसको कहते हैं। तो जब आप सीटेड काफ रेस में प्लांटर फ्लेक्शन करते हो तो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, क्योंकि एंकल जॉइंट को भी क्रॉस करता है, तो वो एंकल पे छोटा हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है। एंड क्योंकि आप बैठ के काफ रेस कर रहे हो और आपका नी बेंट है, तो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल नी पे भी छोटा हो जाता है। तो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल नी पे भी छोटा हो गया और एंकल पर भी छोटा हो गया। हेंस यहां पर भी एक्टिव इनसफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हेंस वो सीटेड काफ रेस में ढंग से ट्रेन नहीं हो पाता है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ सोलियस मसल ही ढंग से ट्रेन हो पाता है क्योंकि सोलियस मसल यूनी आर्टिकुलेट मसल है और वो सिर्फ एंकल जॉइंट को क्रॉस करता है। वहीं अगर आप स्टैंडिंग काफ रेस के बारे में बात करो तो स्टैंडिंग काफ रेस में आपका नी स्ट्रेट होता है तो गैस्ट्रोक्नीमियस लेंथेंड पोजीशन में होता है, तो यहां पर एक्टिव इनसफिशिएंसी नहीं होती है और आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाता है। हेंस स्टैंडिंग काफ रेस में आपका गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस दोनों ही मसल ट्रेन होते हैं। तो आपको क्लियर कंपैरिजन समझ आ गया होगा सीटेड काफ रेस में और स्टैंडिंग काफ रेस में कि कौन सा बेटर है। स्टैंडिंग काफ रेस ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि इसमें आपके काफ्स के दोनों ही मसल ट्रेन हो जाते हैं। वहीं सीटेड काफ रेस में सिर्फ और सिर्फ आपका सोलियस मसल ट्रेन होता है। बट अगर आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, आप टाइम ज्यादा है, तो आप दोनों एक्सरसाइज को कर सकते हो। एंड मेक श्योर जब आप लेग प्रेस पे भी काफ रेस कर रहे होते हो तो आपका नी उसमें स्ट्रेट या लॉकआउट होना चाहिए ताकि आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल नी जॉइंट पे छोटा या शॉर्टन ना हो जाए और वहां पर एक्टिव इनसफिशिएंसी क्रिएट ना हो जाए। तो आपको अपने काफ रेजेस नी को स्ट्रेट करते हुए करने हैं, ना कि नी को बेंड करते हुए। अब हमने बात कर ली है काफ्स की एनाटॉमी के बारे में, एक्टिव इनसफिशिएंसी के बारे में, काफ की एक्सरसाइज के बारे में और मिस्टेक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने सेट्स करने चाहिए, कितने रेपिटेशन करने चाहिए, हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करने चाहिए काफ्स को ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। अगर आपका काफ एक वीक मसल ग्रुप है या आप उसको ग्रो नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर यू ट्रेन काफ्स एवरी सिंगल डे। जो काफ्स का मसल होता है वो बाकी मसल से ज्यादा स्टिमुलस डिमांड करता है। जब आप वॉक करते हो, रन करते हो या खड़े रहते हो, आपके काफ्स को वहां पर स्टिमुलस मिलता रहता है। तो आपको अपने काफ्स को और ज्यादा स्टिमुलस देना है सो दैट दे कैन ग्रो। सो मेक श्योर कि आप अपने काफ्स को रोज ट्रेन करना स्टार्ट करो। आपको रिकवरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी रिकवरी आराम से हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप काफ्स को दिन में 3 बार ट्रेन करो। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में 3 सेट कर सकते हो 25 से 30 रेप्स के जो बॉडी वेट होंगे, फिर आप दिन में भी 3 सेट कर सकते हो और शाम या रात को भी 3 सेट्स कर सकते हो काफ रेजेस के जो कि बॉडी वेट होने वाले हैं। या फिर आप जिम में स्टैंडिंग काफ रेज रोज कर सकते हो सो दैट आपके काफ्स को रोज स्टिमुलस मिले और वो ग्रो हो सके। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है कि आपको शुरुआत में सोरनेस आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ट्रेन करोगे उनको रोज, आपकी काफ्स की रिकवरिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो जो भी सोरनेस होगी वो कुछ दिन होगी, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आपको काफ्स को ट्रेन करना छोड़ना नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, मेक श्योर यू ट्रेन योर काव्स एवरी सिंगल डे और उनको भी इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप बाकी मसल ग्रुप को देते हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर कुछ भी सीखने को नहीं मिला देन गिव मी वन मोर चांस। आपको होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सिखाने की ट्राई करूंगा। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लिफ्टिंग।